अदर गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू न्यू अकाउंट्स। जब आप नए अकाउंट्स खोल रहे हो तो आपने क्या गाइडलाइंस को फॉलो करना है। उसके अंदर सबसे पहले अगर कोई पर्सन है जिसकी टर्नओवर या सेल्स 1 करोड़ से ज्यादा, तो उसके लिए आपने प्रूफ ऑफ टर्नओवर लेना है। आप उसकी लाइक बैलेंस शीट ले सकते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न, कोई भी प्रूफ आप ले सकते हो उस केस में जिसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा जो भी पर्सन की इनकम है वो पर्सन कहाँ से आ रही है, इनकम कहाँ से आ रही है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या भी रीजन है, कहाँ से वो इनकम कमा रहा है, आपको वो भी लेना है। ओके, इन केस ऑफ नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स है जो उसने अलग दूसरे ब्रांच को दिए, आपने वो क्या करना है, ऑब्टेन करना है, ताकि आप अपने केवाईसी नॉर्म्स को पूरा कर सको। ठीक है, जो भी पर्सन अकाउंट खुलवाना है उसका नेम एंड एड्रेस जो भी उसने प्रूफ दिया उसका टैली करना चाहिए। इनकेस टैली नहीं कर रहा है तो आपने क्या लेना, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स डिमांड करने हैं। ओके, जो भी कस्टमर है जो हाई रिस्क कस्टमर है, हाई रिस्क कस्टमर के अकाउंट खोलने के लिए जो भी पर्सन इंचार्ज है उसकी परमिशन के बिना वो अकाउंट नहीं खोला जाना चाहिए। हाई रिस्क अकाउंट शुड बी ओपन ओनली विद द परमिशन ऑफ अ सीनियर ऑफिशियल या जो भी पर्सन इंचार्ज है। ओके, एंड जब हम केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, फोटोकॉपीज लेते हैं। फोटोकॉपीज ऑफ लाइक किसी भी प्रूफ के फोटोकॉपीज हम लेते हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो ले नहीं सकते। तो उस केस में जब आप फोटोकॉपीज ले रहे हो तो जो भी ऑथराइज्ड ऑफिशियल है वो ये देखे कि उसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी देखे हो। लाइक आप भी जब बैंक में जाते हो तो बेसिकली क्या होता है, हम क्या करते हैं, उनसे क्या डिमांड करते हैं कि आप फोटोकॉपी तो दो और उसके साथ ओरिजिनल भी लेके आओ, कि हम ये इंश्योर कर सके कि आपके पास ओरिजिनल भी है। ओके, जब तक आपकी ड्यू डिलिजेंस की प्रोसेस नहीं हो जाती तब तक आप चेक इशू नहीं कर सकते और विड्रॉल्स को परमिट नहीं कर सकते। जब आपकी ड्यू डिलिजेंस हो जाती है उसके बाद आप ये चीजें क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। ठीक है, एंड इन केस हम चेक क्या करें, किसी थर्ड पार्टी को इशू कर रहे हैं तो हमने जो भी अकाउंट होल्डर से एक्नॉलेजमेंट लेनी है कि हाँ कि हम इस थर्ड पार्टी को इशू कर रहे हैं, चेक आर यू ओके विद दैट और नॉट। ठीक है, इन केस अकाउंट होल्डर है वो क्या कहता है, जब अपना अकाउंट फॉर्म भर रहा था, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, उसके अंदर उसने बोल दिया कि मेरे को नॉमिनेशन नहीं बनानी है, तो ये चेक करना है कि जो उसने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसके अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया हो कि कोई नॉमिनी नहीं बनाना चाहता। तो दिस वाज गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू न्यू अकाउंट। सबसे पहले क्या था, टर्नओवर के प्रूफ लेने, उसकी इनकम कहां से आ रही है उस चीज का प्रूफ लेना है। नॉन फेस टू फेस कस्टमर के केस के अंदर जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स किसी दूसरे ब्रांच को दिए होंगे आपने वो लेने हैं। ठीक है, जो भी बंदा प्रूफ दे रहा है उसका प्रूफ और उसकी डिटेल्स मैच करनी चाहिए, मैच नहीं करेंगे तो उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। हाई रिस्क अकाउंट सिर्फ इंचार्ज की परमिशन के बिना ही, इंचार्ज की परमिशन के साथ ही खुलेंगे। अगर आप फोटोकॉपीज ले रहे हो प्रूफ्स की तो आपको ओरिजिनल भी चेक करने हैं। ड्यू डिलिजेंस के बिना आप चेकबुक से विड्रॉल परमिट नहीं कर सकते। इन केस चेकबुक इशू टू द थर्ड पार्टी एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द अकाउंट होल्डर शुड बी ऑब्टेन्ड। एंड इन केस अकाउंट होल्डर है वो नॉमिनेशन नहीं बनाना चाहता तो वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए। So this was regarding the new accounts। अब देखना गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू द एग्जिस्टिंग अकाउंट। एग्जिस्टिंग अकाउंट के केस में बैंक्स को क्या इंश्योर करना है कि जो तो ओल्ड ओपनिंग फॉर्म्स थे, ओल्ड ओपनिंग फॉर्म्स की जगह अब उन्होंने क्या लेना है, रिवाइज्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स लेने हैं न्यू फॉर्मेट के अंदर। ये लेने किसमें, सिर्फ एलिजिबल अकाउंट्स के केसेस में। एलिजिबल अकाउंट के केसेस मतलब ऐसे अकाउंट जिनके अंदर डेबिट या क्रेडिट समेशन 10 लाख से ज्यादा है, मतलब या तो डिपॉजिट्स या विड्रॉल जिसके 10 लाख से ज्यादा हो गए, उनके पुराने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म की जगह आपने कौन से लेने, रिवाइज्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स लेने हैं। उसके बाद जो भी उनके एग्जिस्टिंग अकाउंट्स है उनके केस में अगर कोई केवाईसी कंप्लायंस के अंदर डेफिशिएंसी है, लाइक फोटोग्राफ्स नहीं आई है, इंट्रोडक्शन नहीं आई है, ठीक है, सिग्नेचर्स नहीं वेरीफाई हो रहे हैं, सिग्नेचर धुंधले हो चुके हैं, फोटोकॉपीज है वो आपको जेन्युइन नहीं लग रहे, कुछ भी डेफिशिएंसी है तो आपको क्या करनी है, पूरी करनी है, वो आपको रेक्टिफाई करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी चेक करना है एग्जिस्टिंग अकाउंट केस में कि अगर कोई अकाउंट डोरमेंट था, हमने उसको डोरमेंट अकाउंट क्लासिफाई किया था, तो डोरमेंट को जब हम एक्टिव कर रहे हैं तो क्या एक्टिव करने के टाइम पे हमने केवाईसी कंप्लायंस करा है, केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो हमने पूरे लिए हैं क्या, नहीं लिए। उसके बाद केस आता है नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट इज बेसिकली कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिनके अंदर लिमिटेड फैसिलिटीज दी जाती है, सारी फैसिलिटीज बैंक की नहीं दी जाती। नो फ्रिल अकाउंट के केस में भी हमने क्या करना है, केवाईसी कंप्लायंस करवाने हैं। ठीक है, नॉन फ्रिल अकाउंट होल्डर के केस में क्या होता है, कुछ लिमिट दी जाती है कि आप इस लिमिट से अगर ऊपर की ट्रांजैक्शंस करते हो या भी ऊपर से बैलेंस रखते हो तो आपका नो फ्रिल अकाउंट नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका अगर अकाउंट नो फ्रिल अकाउंट से नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है तो नॉर्मल अकाउंट के लिए जो भी केवाईसी कंप्लायंस है वो आपने क्या करना है, इंश्योर करवाने हैं। उसके बाद आपने ये भी चेक करना है जो कस्टमर्स हैं जो रेगुलर कस्टमर ना हो बट आपके पास एसडीवी हो, एसडीवी मतलब सेफ डिपॉजिट वॉल्ट हो, जिसको लॉकर बोलते हैं। अगर लॉकर हो तो उसके केस में भी आपने केवाईसी कंप्लायंस करवानी है। अगर किसी पर्सन ने आपके साथ डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट फॉर द शेयर्स खोल रखा है तो उसके केस में भी आपने क्या करनी है, केवाईसी कंप्लायंस करवानी है। सो दिस वाज रिगार्डिंग आवर एग्जिस्टिंग अकाउंट। क्या क्या चीजें हैं कि अगर कोई पर्सन जिसकी क्रेडिट डिपॉजिट है विड्रॉल 10 लाख से ज्यादा
है, उस केस में आपने क्या लेना है, रिवाइज्ड अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेना है। कोई डेफिशिएंसी है अपने उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। अगर आप डोरमेंट अकाउंट को एक्टिव अकाउंट में कन्वर्ट कर रहे हो उससे पहले केवाईसी कंप्लायंस करवाने हैं। नो फ्रिल अकाउंट अगर नॉर्मल अकाउंट में कन्वर्ट हो रहा है उससे पहले केवाईसी नॉर्म्स को फॉलो करो। सेफ डिपॉजिट रूल्स है उस केस में केवाईसी कंप्लायंस करो। डीमैट अकाउंट है उस केस में भी क्या करना है, आपने केवाईसी कंप्लायंस करवाने हैं। नेक्स्ट जो हमारे गाइडलाइंस आती है दैट आर रिगार्डिंग टू द वायर ट्रांसफर्स, ठीक है। वायर ट्रांसफर इज बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह से पैसा भेजना। वायर ट्रांसफर सबको ही क्लियर होगी कि वायर ट्रांसफर क्या होता है। वायर ट्रांसफर के अंदर दो कैटेगरीज होती हैं, डोमेस्टिक भी हो सकते हैं और क्रॉस बॉर्डर भी हो सकते हैं, ठीक है। वायर ट्रांसफर इज बेसिकली क्यों यूज किए जा सकते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट होते हैं। एक जगह से पैसा दूसरी जगह भेजना बहुत आसान होता है, फिजिकल मूवमेंट ऑफ करेंसी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर बेसिकली इंटरनेशनली जब एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजा जाता है। जब इंटरनेशनली वायर ट्रांसफर किया जाता है तो जो भी पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसका नेम, एड्रेस एंड इन केस उसका अकाउंट नंबर है तो आपको वो इन्फॉर्मेशन भी क्या करनी है, इंक्लूड करनी है। डोमेस्टिक वायर ट्रांसफर के केस में अगर कोई ट्रांजेक्शन जो 50,000 से ऊपर की जाती है उसके अंदर जो भी ओरिजिनेटर है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें ये इंश्योर कराना है कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाए। इन केस कोई पर्सन बेसिकली क्या कर रहा है, 50,000 की थ्रेशोल्ड को अवॉइड करने के लिए अपनी ट्रांजेक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट में स्ट्रक्चर कर रहा है। उसके अंदर क्या है कि बैंक को इंटरवेन करना है और फिर उससे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन लेना है चाहे 50,000 की थ्रेशोल्ड पूरी नहीं हुई है, ठीक है। इन केस हमें लगता है कि ये पर्सन क्या है कि सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहा है या वो बंदा नॉन कोऑपरेशन करता है तो हम क्या करते हैं, उसकी क्या कर सकते हैं, उसके जो ट्रांजेक्शन है उसको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के अंदर FIU इंडिया को क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं।